चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे और टॉर्क से जुड़ा हुआ एक चीज और पढ़ना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ना, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, टॉर्क। ठीक है, बढ़िया से समझिएगा टॉर्क के बारे में। ये जो टॉर्क हम पढ़ेंगे ना, यही टॉर्क वाला फार्मूला किसके लिए काम कर जाएगा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए। तो बढ़िया से समझिएगा। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनवर्ड है इस तरह से। ठीक, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में गैल्वेनोमीटर से हमने अमीटर बनाया था और गैल्वेनोमीटर से हमने क्या बनाया था? वोल्ट मीटर। और मैंने वहां पे बताया था गैल्वेनोमीटर किस में पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे है। मान लेते हैं एक ये मूविंग कॉइल, ये वाली लेंथ A है और ये वाली लेंथ B है। ठीक, इस तरह से एक कॉइल है और इसके अंदर करंट मान लेते हैं ऐसे बह रही है इस तरह से। ठीक, तो एक चीज आप समझिए, मैंने आपको कॉइल के लिए एक बात बताई थी कि अगर कोई कॉइल हो और उसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जानना हो, किसकी जानना हो? मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप क्या करिएगा, जिस डायरेक्शन में लूप में करंट बहेगी उस तरफ किसको कर्ल करिएगा? फिंगर्स को। जिस तरफ अंगूठा आएगा उस तरफ फील्ड होगी और उसी तरफ क्या होगी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इस कॉइल की वजह से, समझ आए? इस कॉइल की ये जो फील्ड है येलो कलर वाली, ये पहले से प्रेजेंट है। अगर किसी कॉइल से करंट पास होती है तो वो खुद की भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। समझ आ रही ना बात? तो खैर, हमें खुद की मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखिएगा, हमें पढ़ना क्या है? टॉर्क। सबसे पहले टॉर्क का फार्मूला जो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F होता है। क्या होता है? R क्रॉस F। अच्छा, ये कॉइल किसके अंदर रखी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अच्छा, इनिशियली इस पे कोई टॉर्क लग रहा है, देखते हैं। अच्छा, इस वाले वायर पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। और इस वाले वायर पे फोर्स किधर लगेगा? नीचे लगेगा ना। तो ये ऊपर वाला फोर्स और ये नीचे वाला फोर्स एकदम सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इस वाले पे किधर लगेगा? इधर। और इस वाले पे किधर लगेगा? फील्ड किधर है? अंदर है, इधर की तरफ। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अभी इस कॉइल पे कोई नेट मतलब क्या कहते हैं, नेट फोर्स नहीं है और टॉर्क भी नहीं है। ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा और इधर वाला इधर वाले से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, इसी को थोड़ा सा घुमा देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा घुमा देते हैं, ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे घुमा दिया, इसको हल्का सा घुमा दिए, हल्का सा घुमा दिए। ठीक, इस कॉइल को घुमा दिया, करंट ऐसे बह रही है इस तरह से जैसे पहले बह रही थी। पहले कॉइल ऐसे थी, ऐसे रखी हुई थी। अब इसको हल्का सा ऐसे क्या कर दिया? घुमा दिया। अब घुमाने के बाद फोर्सेस देखिएगा, जितना ऊपर लगेगा ऊपर वाले वायर में ऊपर लगेगा और नीचे वाले वायर में नीचे लगेगा। तो ये वाला अभी भी कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? लेकिन इस वाले पे देखिएगा, इस वाले पे फील्ड ऐसे है ना, ध्यान से देखिएगा, फील्ड ऐसे सीधी है। करंट किधर है? ऊपर। और फील्ड किधर है? अंदर। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? हमारी तरफ। तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा,
हमारी तरफ, और इस वाले पे फोर्स किधर लगेगा, करंट किधर है, नीचे, फील्ड अंदर, फोर्स इधर, तो इधर बाहर की तरफ लगेगा ना। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ऐसे कॉइल रखी हुई है ऐसे ना, और इस वाले पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे सीधा लग रहा है, और इस वाले पे फोर्स ऐसे सीधा लग रहा है, तो ये कॉइल घूम जाएगी या नहीं, घूम जाएगी ना। तो इस बार ये घूम सकती है, मतलब इस बार ये टॉर्क लग रहा है। इससे पहले वाले केस में क्या था, जब ऐसे सीधी थी तब फोर्स ऐसे लग रहा था और फोर्स ऐसे लग रहा था, तो घूमने के चांस नहीं थे। अभी देखिए फोर्स की डायरेक्शन यही है, अगर कॉइल घूम जाती है तो अगर ध्यान से देखोगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है। नहीं समझ आ रहा, इसको एक वायर समझिए, एक वायर ऐसे सीधा सा है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 ही बन रहा है। समझ आ रही ना। तो इस पे फोर्स वैसा ही लगेगा, फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ऐसे था तब भी फोर्स ऐसे था, और ऐसे हो जाएगा तब भी फोर्स ऐसे ही रहेगा। तो अब आप देखिए दोनों कॉर्नर पे, एक पे ऐसे फोर्स लग रहा है और एक पे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये घूमेगी, ये क्या करेगी, घूमेगी, और जब घूमेगी तो क्या लगेगा, टॉर्क लगे। अब इसका टॉप व्यू बनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये वाली लाइन यहां पे बनाता हूं मैं, यहां पे बना दिया, ये टॉप वाली लाइन। अच्छा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। तो इधर क्या लगेगा, फोर्स, और इधर क्या लगेगा, फोर्स, और फोर्स की वैल्यू कितने के बराबर होती है, ILB साइन थीटा। अच्छा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90, तो F इज इक्वल टू होता है ILB साइन थीटा, और साइन थीटा कितने के बराबर, 90, तो कितना हो जाएगा 1। तो फोर्स कितना, अच्छा लेंथ कितना है बताइए, इसकी लेंथ कितना है बताइए, B के बराबर, तो L की जगह पे क्या हो जाएगा, स्मॉल b, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल B। तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, I स्मॉल b कैपिटल B, और ये कितना हो जाएगा, I स्मॉल b कैपिटल B ना, और ये क्या हो जाएगी इसकी एक्सिस ना। अच्छा, ये वाली लेंथ कितने के बराबर है, टोटल, टोटल लेंथ कितने के बराबर है बताइएगा, है A के बराबर ना, कितने के बराबर है, A के बराबर है। तो A के बराबर अगर होगी तो एक चीज आप समझिएगा ध्यान से, बढ़िया से देखिएगा, अगर ये पूरा A के बराबर है तो ये वाली कितने के बराबर होगी, A/2, और ये कितने के बराबर होगी, A/2 ना। अच्छा, ये एंगल जो घूमी है वो कितना है, थीटा। तो अगर एंगल थीटा कॉइल घूमी है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, A/2 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट A/2 sin थीटा। तो यहां तक ये वाली लेंथ कितना हो जाएगी, A/2 sin थीटा, और ये वाले का भी कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, तो ये A/2 cos थीटा, और ये वाला A/2 sin थीटा। तो A/2 sin थीटा, A/2 sin थीटा, टोटल ये दूरी कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगी, अरे ये A/2 sin थीटा, और ये कितना A/2 sin थीटा, तो A/2 sin थीटा, A/2 sin थीटा कितना हो जाएगा, 2 A/2 sin थीटा। तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, A sin थीटा। क्लियर रहेगा। अब देखिए टॉर्क जो होता है वो R क्रॉस F होता है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, टॉर्क जो होता है वो R क्रॉस F होता है, मतलब R और F क्या होना चाहिए, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो अगर आप देखोगे ये वाला फोर्स जो I स्मॉल b कैपिटल B है, ये वाली लाइन ऐसे बढ़ा दो और ये वाली लाइन ऐसे बढ़ा दो, तो देखिए ये वाली डिस्टेंस और ये वाला फोर्स दोनों एक दूसरे से कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो आपको टॉर्क में ये वाली दूरी लेना होगा और एक फोर्स लेना होगा। तो ये वाली दूरी कितने के बराबर है, A साइन थीटा, और फोर्स कितने के बराबर है, I स्मॉल b और कैपिटल B। तो ये कितना हो जाएगा, I और A स्मॉल b और ये कैपिटल B साइन थीटा। अच्छा, A इंटू बी क्या है, लेंथ इंटू विड्थ क्या कहलाएगा, एरिया। तो I इंटू एरिया, और ये क्या हो जाएगा, B साइन थीटा ना। अगर आपको याद हो थोड़ा सा ये वाली बात देखिएगा, I इंटू एरिया क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB साइन थीटा, क्या हो जाएगा, MB साइन थीटा।
अगर आपको याद हो जब साइन थीटा आता है तो टॉर्क की वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये क्या कहलाता है, एम क्रॉस बी कहलाता है। क्या कहलाता है, एम क्रॉस बी। तो इससे पता चलता है ये एंगल किसके बीच में है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है। समझ आए? अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट याद हो थोड़ा सा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट में टॉर्क क्या होता था, पी होता था। पी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे उसकी जगह पे क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे टॉर्क क्या होता था, पी क्रॉस ई होता था ना। जब इसको ओपन करते तो क्या आता, पी साइन थीटा। एकदम किसके जैसा है, किसके जैसा है, इलेक्ट्रोस्टैट के जैसा है। बस आप समझिएगा इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म में इतना सा फर्क है, खाली ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा फील आ जाए। जब कोई क्वाइल होती है, क्या होती है, क्वाइल होती है, तो वो डाइपोल जैसा बिहेव करती है। कैसा बिहेव करती है, डाइपोल के जैसा। मैं थोड़ा सा पहले आपको पूरा फील दे देता हूं, फिर आपको आगे बताता हूं ताकि आपको समझ आए। इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा था, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत जरूरी है। माइनस क्यू और ये कौन सा है, प्लस क्यू, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, ध्यान से देखना। और डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, नेगेटिव से किधर होता है, पॉजिटिव की तरफ। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी कहलाता है। क्या कहलाता है, पी कहलाता है। अब आप देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो, क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लेते हैं आपके पास एक कॉइल है, कॉइल मतलब थोड़ा सा मुझे वायर चाहिए था, खैर वायर यहाँ पे है नहीं, ऐसे मोबाइल से समझिएगा, ध्यान से सुनना। ये बीच वाला हिस्सा नहीं है, खाली किससे बना हुआ है, वायर से। किससे बना हुआ है, वायर से। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर करंट ऐसे बहती, करंट ऐसे बहती तो करंट की तरफ पंजा घुमाते और मेरी तरफ जिस तरफ अंगूठा होता उस तरफ नॉर्थ होता, उस तरफ क्या होता, और दूसरी तरफ क्या होता, साउथ होता। ये मैं पढ़ा चुका हूं, समझ आ रही ना। तो अब आप देखिए, इधर साउथ, साउथ मतलब माइनस चार्ज, और इधर क्या है, नॉर्थ। तो इधर माइनस और इधर कैसा चार्ज, प्लस। तो इसके जैसा अभी सीन नहीं बन रहा है ना, समझ आ रही ना। अच्छा, अगर करंट ऐसे घुमा दे तब इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इधर की तरफ नेगेटिव आ गया, इधर की तरफ पॉजिटिव। अब आप देखिए यहाँ पे ये डाइपोल रखा हुआ, डाइपोल मिल जाता था, चार्ज मिल जाता था। इसमें डाइपोल एग्जैक्टली नहीं होता, बल्कि क्या होता है, करंट कैरिंग कॉइल होती है। अब आप देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दीजिए, ऐसे तिरछा, तिरछा करेंगे तो इस बार देखिएगा करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना। तो करंट ऐसे फ्लो होगी तो मैग्नेटिक, ये इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और इधर क्या हो जाएगा, साउथ। तो तिरछा हो जाएगा कि नहीं पोल। पहले ऐसे था ना, और करंट ऐसे बह रही थी, तो इधर क्या था, प्लस। जिस तरफ अंगूठा होता है कौन सा चार्ज होता है, प्लस। और इस तरफ क्या होता है, जिधर अंगूठा नहीं होता उधर क्या होता है, माइनस चार्ज। और जिस तरफ प्लस होता है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ, और जिस तरफ माइनस होता है उसे क्या बोलते हैं, साउथ। तो ऐसे था, तो इधर माइनस और इधर क्या था, प्लस। थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दो ना, तो तिरछा करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस। तो मतलब अगर आपको ऐसे दे करके पूछता है, इधर माइनस एम और इधर क्या, प्लस एम, तो ये वाली चीजें हाइपोथेटिकल है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये जस्ट एज्यूम किया हुआ है। हकीकत में किससे बनता है डाइपोल, क्वाइल से बनता है। किससे बनता है, क्वाइल से। और एक बात बताऊं थोड़ा सा, अच्छा आपको अगर याद हो ये बात कि पॉजिटिव चार्ज पे किस तरफ फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड की तरफ, और नेगेटिव पे किस तरफ लगता है, अपोजिट। किस तरफ लगता है, अपोजिट। तो अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ डाइपोल, वो हमेशा कोशिश यही कर रहा है कि मैं कैसा हो जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में हो जाऊं। किसमें हो जाऊं, मतलब ये जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो जो एंगल है वो हमेशा वो खत्म करने की कोशिश करता है। वो जो एंगल बन रहा है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में, यहां पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा जो बन रहा है, ये हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स उस एंगल को खत्म करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही अगर कोई क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो तो आपको दिख रहा है, पहले क्वाइल ऐसे थी, ध्यान से सुनना मेरी बात,
पहले कॉइल ऐसे थी, अगर करंट ऐसे बह रही थी, अब देखना डाइपोल समझना, अगर करंट ऐसे बह रही थी तो इस तरफ फिंगर मोड़ते तो इधर कौन सा पोल होता, साउथ, और इधर कौन सा होता, नॉर्थ। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे होती, और इसी लाइन में क्या थी, फील्ड अंदर है ना, मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल कितना बनता, 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती, 0, टार्क क्या हो जाता, 0। तब टार्क नहीं लग रहा था। अब ऐसे घुमा दीजिए, थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दीजिए। अब तिरछा करने पे इधर क्या हो जाएगा, करंट ऐसे बह रही है ना, इधर -m और इधर क्या होता, +m। तो डाइपोल मोमेंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंगल बन रहा है। अब एंगल को वो क्या करेगा, कोशिश, मैग्नेटिक फोर्स, जब फील्ड में रखा होगा कोई डाइपोल तो फील्ड उसको क्या करती है, अलाइन करने की कोशिश करती है, फिर उसको किधर घुमाएगी, फील्ड की तरफ घुमाएगी, ताकि वो एंगल क्या हो जाए, खत्म हो जाए। समझ आए? तो इसीलिए इस पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, mb sin थीटा। क्लियर रहेगा ना? कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझाते हैं। कॉइल को सीधा कैसे डील करना है, डाइपोल के जैसा। कैसा, नॉर्थ साउथ आप हथेली से, राइट हैंड से देख करके बना लो, फिर उसके बाद सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई दिक्कत हो जाएगा ना, है? अब अगली बात सुनिएगा, ठीक, ध्यान से सुनना। पहली बात, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा किसके किसके बीच एंगल है, किसके किसके बीच में एंगल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अगर 0 है, देखो 0 कब होता है, ये बात बहुत ही केयरफुली समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है। अगर वायर ऐसे है ना, और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, पिक्चर में आपको दिख रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट की तरफ पंजा घुमाओ तो अंगूठा किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और जिस तरफ अंगूठा होता है वही डायरेक्शन किसकी होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों किधर है, अंदर। तो एंगल कितना होगा, 0। इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और लूप ऐसे है, तब जाकर के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो इससे पता चलता है अगर मैग्नेटिक फील्ड और लूप एक दूसरे से कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम चांस है उसके बीच में एंगल कितना बनेगा, या तो 0 या तो फिर 180। दो पॉसिबिलिटी है। मैग्नेटिक फील्ड से लूप कैसा हो, परपेंडिकुलर। नहीं समझ आ रहा है क्या यार? अगर करंट ऐसे बह रही है तो डाइपोल मोमेंट इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एंगल कितना होगा, 0। और अगर करंट ऐसे बहेगी तब मैग्नेटिक फील्ड अंदर और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाहर, तो एंगल कितना होगा, 180। तो या तो 0 या तो 180। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0। और इसको बोला जाता है मिनिमम टॉर्क। क्या बोला जाता है, मिनिमम टॉर्क। क्या बोला जाता है, मिनिमम। तो टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 होगा। और दूसरी लैंग्वेज क्या यूज कर सकते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड से लूप कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड से लूप कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। दो लैंग्वेज यूज कर सकते हो। अब देखना दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन यहां पे लिख देता हूं, सेकेंड सिचुएशन ना। अब देखना फील्ड अंदर है ना, और लूप को ऐसे कर दिया, समझ आ रही ना? तो लूप को जब ऐसे कर दोगे तो फील्ड अंदर की तरफ है ना, फील्ड अंदर की तरफ है और लूप ऐसे है, ठीक है। लूप पे ऐसे फील्ड पड़ रही है, समझ पा रहे हो ना? अब देखिएगा अगर करंट ऐसे बहेगी तो इधर होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और फील्ड अंदर है तो कितना एंगल है, 90 ना। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 90 या तो 270। अगर करंट ऐसे बह रही है तो एंगल 90 अगर ले रहे हो, तो करंट अगर ऐसे बहेगी तो भी एंगल कितना होगा, तब कितना होगा, 270।
जैसे 0 और 180 था वैसे पेयर कितने का होगा, 90 और 270 का। नहीं समझ पा रहे हो? फील्ड अंदर है और करंट ऐसे बह रही है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर, तो ये वाला एंगल कितना कहलाएगा, 90। और अगर करंट ऐसे बह जाएगी तो 90 ये और 180 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 270। तो थीटा इज इक्वल टू 90 या फिर थीटा इज इक्वल टू 270। ये दो केसेस ऐसे होंगे जिसमें टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू कितने के बराबर, मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा, साइन 90 की वैल्यू कितना होती है 1, तो ये कितने के बराबर होगा, mb। कितने के बराबर, mb। अच्छा, कुछ लोग ये दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा, साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, कितना होती है, तो वो सोचेंगे टॉर्क मिनिमम वो होना चाहिए जो माइनस वाला है, जीरो वाले को कैसे कह रहे हो मिनिमम। आ सकता है ना आपके जहन में दिमाग, जहन में दिमाग आ सकता है, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है ना कि अगर साइन 270 होगा ना तो साइन 270 की वैल्यू कितना होती है, -1, तो ये टॉर्क कितने के बराबर हो जाएगा, -mb। तो -mb तो 0 से भी छोटा है, तो इसको मिनिमम क्यों नहीं कह रहे। हाँ, माइनस यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, टॉर्क कैसी है, वेक्टर, तो माइनस क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा कि अगर 90 पे प्लस है तो 270 पे कैसा होगा, मतलब अपोजिट, मतलब क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसलिए यहां पे मिनिमम कौन सा टॉर्क होगा, 0, और मैक्सिमम कितने के बराबर होगा, mb के बराबर। क्लियर रहेगा ना, समझ पा रहे हो ना। तो ये दो बातें हो गई, इसको भी कर लीजिए कॉपी में। फिर हम बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा, एक बात यहां से रट लेते हैं, एक बात समझिएगा, मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, 90 और 270। दूसरी लैंग्वेज समझिएगा, जब फील्ड और प्लेन कैसे हों, पैरेलल, जिस लाइन में फील्ड है उसी में क्या है, ये प्लेन है, तो फील्ड की लाइन में क्या है, प्लेन, तो उस वक्त टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम। प्लेन ये कह लो या क्वाइल, क्वाइल किसकी लाइन में हो, फील्ड के कैसी हो, पैरेलल, और अगर फील्ड के कैसी है, परपेंडिकुलर, तो टॉर्क क्या होता है, मिनिमम, और फील्ड के पैरेलल हो तो टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम। क्लियर रहेगा ना, इसी पे पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक। चली गई, चलो अगला देखना, हेडिंग डालना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखना ध्यान से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। इसमें एक नॉर्थ पोल, नॉर्थ, और इधर क्या होगा, साउथ, ठीक है, साउथ, और यहां पे एक गोल सा मटेरियल होगा, ठीक है, ये सिलेंडर होगा। ध्यान से सुनना, ये दिख रहा है कैसे, बोर्ड पे दिख रहा है ना, बोर्ड पे वर्टिकल दिख रहा है, ये ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से सुनना, एक ऐसे क्यूब रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, क्यूब, यहाँ पे एक क्यूब टाइप है ना ऐसे, और उसके बीच में सिलेंडर डालो तो सिलेंडर की जगह बन जाएगी, समझ आ रही ना बात, कैसी जगह बन जाएगी, सिलेंड्रिकल, समझ पा रहे हो ना। तो ये बीच से ये वाला हिस्सा ऐसे कटा हुआ है, समझ आए, फिर एक छोटे साइज का सिलेंडर रखा हुआ है और उसके ऊपर कॉइल लपेटी हुई है, क्या लपेटी हुई है, कॉइल। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा व्यू दिख रहा है आपको, टॉप व्यू दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, टॉप, मतलब ऊपर से ऐसे देख रहे हो आप, कहां से देख रहे हो, ऊपर से। ये जब इसको ऐसे जमीन में करोगे ना, ऐसे जमीन में करोगे तो आपको यहां से ऐसे कटा हुआ दिखेगा, इधर से और इधर से, और बीच में एक क्या है, सिलेंडर, और उसके ऊपर क्या लपेटा हुआ है, जैसे ये सिलेंडर है ना, इसके ऊपर क्या लपेटा हुआ है, वायर। अगर वायर लपेट दोगे तो ये क्या बन जाएगा,
कॉइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉइल बन जाएगी। समझ आ रही ना? अब देखिए इस तरह का क्यों हमने मैग्नेट लिया, ऐसे सीधा सीधा ले लेते ना, सीधा सीधा ना लेकर के हमने कैसा मैग्नेट लिया, ऐसे सिलेंड्रिकल लिया, कटा हुआ लिया। सिलेंड्रिकल लेने का मकसद ये है ताकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाए वो रेडियल हो जाए। कैसी हो जाए? रेडियल। रेडियल मतलब ध्यान से देखना और बढ़िया से समझने की कोशिश करना, इस चीज को फील आ जाए। इधर से एक लाइन और एक लाइन इधर से, एक इधर एक इधर और एक इधर कर देते, एक इधर। अच्छा, फील्ड किधर से निकलती है? नॉर्थ से, और जाती किसको है? नॉर्थ पॉजिटिव होता है ना, नॉर्थ कैसा होता है? पॉजिटिव, और साउथ कैसा होता है? नेगेटिव। फील्ड ऐसे है। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। कॉइल, ये टॉप व्यू है, ऐसे ऊपर से देख रहे हो आप, समझ आ रही ना? ध्यान से देखना, कॉइल कैसे होगी? ऐसे होगी, इस सिचुएशन में रखी हुई है, ऐसी, बढ़िया से समझिएगा, ऐसे रखी हुई है, और ये सिलेंडर ऐसे सामने है। कॉइल ऐसे ही तो लपेटी है, और ये सिलेंडर ऐसे सामने है। तो सिलेंडर से देखिए 3 लाइन पास हो रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली यार, ये वाली ऐसे जा रही है, समझ आ रही ना? और एक इधर से जा रही है। अगर ये कॉइल है तो बीच में गैप है, ये पास हो जाएगी, कोई मतलब की नहीं रही। और इधर से जो आएगी वो भी पास हो जाएगी, कोई मतलब की नहीं। ये वाली फील्ड, ये वाली फील्ड, और इसका डाइपोल मोमेंट देखिए किधर होगा? ये फील्ड ऐसे, और डाइपोल मोमेंट किधर? डाइपोल मोमेंट किधर होगा यार? करंट अगर ऐसे बह रही है तो अंदर होगा, समझ आ? तो मान लेते हैं करंट ऐसे बह रही है तो किधर होगा? अंदर। फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90। तो टार्क कैसा बनेगा? मैक्सिमम। अब आप देखिए, अच्छा टार्क लग रहा है, टार्क लगना मतलब कॉइल क्या करेगी? घूमेगी। दो पॉसिबिलिटी है, या तो इधर घूम के जाए या तो इधर घूम के आए। मान लेते हैं यहां से जब टार्क लगा ये इधर घूम के गई, तो इधर घूम के गई तो ये वाली लाइन जो इधर से पास हो रही थी अब उसके सामने है। नहीं समझ आई बात? अब इसके सामने है ना, तो जब अब इसके सामने होगी तो ये वाली फील्ड से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितने पे है? 90 पे। कितने पे? 90 पे। तो अगर 90 पे है फिर एंगल कितना होगा? 90। और टार्क क्या होगी? मैक्सिमम। मतलब टार्क लगातार कितना है? मैक्सिमम। और कैसी है? कांस्टेंट है। समझ पा रहे हो ना? तो इसीलिए फील्ड हमने कैसी ली है? रेडियल। अगर रेडियल ना लेते तब ये चीज ना हो पाती। समझ आ रही ना बात? टॉर्क कांस्टेंट ना रह पाता। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? क्या होता है? mb साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा लगातार कितने के बराबर है? 90 के बराबर। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अच्छा, m में क्या क्या चीजें छिपी हुई है? m कितने के बराबर है? I इंटू एरिया, I इंटू एरिया। अच्छा, ये एक कॉइल के लिए है, I इंटू एरिया। ऐसे नंबर ऑफ कॉइल होंगी तो यहाँ पे n से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई NIA। पिछला वाला एक कॉइल के लिए बताया था, अब ये नंबर ऑफ कॉइल आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? NIA। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो गया टॉर्क। अब आप देखिएगा यहां पे कॉइल में, ध्यान से देखना इस पिक्चर में, यहां पे अगर यहां पे एक स्प्रिंग लगी होती, खाली फील के लिए यहां पे बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब ये कॉइल ऐसे घूमेगी ना, कॉइल क्या कर रही है? जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई कॉइल है वो क्या कर रही है? ऐसे घूम रही है। अच्छा, घूमेगी तो यहां पे क्या जुड़ा हो? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में ऐठन शुरू हो जाएगी ना, स्प्रिंग में क्या होगी? ऐठन शुरू हो। अगर आपको याद हो जब अमीटर पढ़ाया था मैंने बताया था कि अगर बहुत ज्यादा करंट पास हो जाएगी, बहुत ज्यादा करंट पास हो जाएगी, बहुत ज्यादा करंट पास हो जाएगी तो एम में क्या छिपा हुआ है? IAB ना, एम में क्या छिपा हुआ है? IA छिपा हुआ है। तो करंट ज्यादा हो जाएगी तो टार्क क्या हो जाएगा? ज्यादा। और टार्क ज्यादा होना मतलब ऐठन ज्यादा, और ऐठन ज्यादा मतलब जो नीचे स्प्रिंग लगी हुई है वो क्या कर जाएगी? टूट जाएगी। तो इसीलिए हम कह रहे थे वहां पे कि बहुत ज्यादा इससे करंट पास नहीं की जा सकती। समझ आया? क्योंकि नीचे क्या जुड़ी होती है? स्प्रिंग जुड़ी हुई। अब स्प्रिंग जुड़ने का देखिएगा फायदा, ध्यान से सुनना। इसको घुमा कौन रहा है? ऐसे सीधी थी, इस पे कौन पड़ी? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंगल कितना बनाया? 90। तो मैग्नेटिक फोर्स ने इसको क्या कर दिया? घुमा दिया। अब मैग्नेटिक फोर्स ने जब इसको घुमाया इधर की तरफ ना, तो अगर इधर की तरफ घुमाया, किसी चीज पे अगर टार्क लगा है तो ये लगा ही रह जाएगा, और लगा रह जाएगा तो ये घूमती चली जाएगी।
और घूमती चली जाएगी, तो इसको रोकने के लिए स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स पैदा होगा जो इसको क्या करेगा, अपोजिट टार्क लगाएगा, ताकि ये जैसे यहां पे थी ना यार, किसी चीज को अगर चला दो तो वो क्या करेगी, चलती जाएगी, वो रुकेगी कब ना। तो ऐसे किसी चीज को किसी ने घुमा दिया ना, और लगातार उस पर टॉर्क लग रहा है ना, लगातार लग रहा है, तो लगातार क्या करेगी, तो इस स्प्रिंग के पास इतनी ताकत होती है कि वो उस अपनी, जैसे इसने इतना घुमाया तो स्प्रिंग इसको क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा और इसको रोकने की कोशिश करेगा, एक जगह पे क्या कर देगा, इसको रोक देगा। क्या कर देगा, रोक देगा। अगर आपको याद हो ये वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, ध्यान से सुनना, इसको मैं समझना बढ़िया से। मान लेते हैं मिसाल के तौर पे आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्प्रिंग है, स्प्रिंग से आप वेट लटकाओ ना, एक मिनट सुनना, स्प्रिंग से आपने क्या किया, वेट लटकाया, तो वेट लटकाने के बाद स्प्रिंग की लेंथ क्या होती है, चेंज होगी। क्या होगी, चेंज होगी। मान लेते हैं वो लेंथ में चेंज कितने के बराबर है, x के बराबर। तो एक स्प्रिंग का कांस्टेंट होता था, उससे मल्टीप्लाई करते थे तो आपको क्या मिल जाता था, फोर्स मिल जाता था। क्या मिल जाता था, फोर्स मिल जाता था। अच्छा, ये ब्लॉक कब तक नीचे जाता रहेगा, जब तक ऊपर वाला फोर्स, तब तक ये नीचे चलता जाएगा। जब नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाएगा किसके, ऊपर वाले के, तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, के क्या होता था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। के क्या होता था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता था। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर आपको स्प्रिंग का पता है, तो अगर एक्स लेंथ चेंज हुई है तो एक्स लेंथ चेंज होने से कितना फोर्स आया पता कर सकते हो। एक यूनिट लेंथ में कितना फोर्स है, मतलब जैसे मान लेते हैं इसकी 1 मीटर लेंथ चेंज कराना है, कितना, 1 मीटर। तो 1 मीटर लेंथ चेंज कराने के लिए जो फोर्स की जरूरत होती है उसे क्या बोलते हैं, के। तो x मीटर अगर लेंथ चेंज हुई है तो उसमें कितना फोर्स लगा है, x से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। समझ आ रहा है। तो यहां पे ये वाली लेंथ कैसी चेंज हो रही थी, सीधी। अच्छा, यहां पे क्या होगी, कॉइल में क्या चीज पैदा हो रही, आयतन। तो आयतन को क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। और के कैसा कांस्टेंट होता था, फोर्स कांस्टेंट। और यहां पे क्या आएगा, टॉर्क कांस्टेंट। क्या आएगा, टॉर्क कांस्टेंट। और इसको किससे दिखाएंगे, सी से। और जहां पे लीनियर चेंज हो रहा था वहां पे कैसा चेंज होगा, एंगुलर चेंज। अब आपको पता है ये कौन सा टॉर्क है, ये रीस्टोरिंग टॉर्क। यहां पे जब वजन को लटकाओगे नीचे क्या लगेगा, mg ना। तो mg अगर ताकतवर होगा इसको कहां तक खींचता जाएगा, फिर उसके बाद स्प्रिंग में लगना शुरू होगा ऊपर की तरफ। ये जब दोनों बराबर हो जाएगा तो खींचना क्या हो जाएगी। तो ये वाला कौन सा फोर्स है, अप्लाइड। और ये कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग। ये कौन सा है, जो mg बराबर है किसके, kx के। ऐसे ही ये वाला कौन सा टार्क है, अप्लाइड। कौन सा टार्क है, अप्लाइड। और स्प्रिंग रोक कितने से रही है, सी थीटा से। समझ आ रहे हैं। जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, तो कॉइल एक पोजीशन पे जा करके क्या कर जाएगी, रुक जाएगी। समझ आ रही है। अब गैल्वेनोमीटर किस काम में आता है, रीडिंग बताने। तो जब रुकेगी तभी तो पढ़ पाओगे। अब पता चला ऐसे ऐसे सुई हिल रही है, कैसे बताओगे कितने एम्पियर है करंट। समझ आ रही ना बात। तो इसकी रोकने में मदद कौन करेगा, ये कौन सा टार्क है, रीस्टोरिंग। और ये कौन सा टार्क है, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे। अगर इन दोनों को बराबर कर दो तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, सी थीटा ना। थीटा का क्या है, अच्छा एक्स क्या थी, वेट लगाने से चेंज इन लेंथ। तो ऐसे ही टॉर्क लगने से एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। कितना ये कॉइल डिफ्लेक्ट हुई, उस एंगल को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। तो ये कौन सा एंगल है, डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल। और ये वाली चीज क्या है, थोड़ा सा बताइए, सी को क्या बोलेंगे। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट। तो इसको क्या बोल देंगे, टॉर्क कांस्टेंट या टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट। ये कौन सा हो जाएगा, टॉर्सनल, टॉर्सनल कांस्टेंट ना।
ये कौन सा हो जाएगा? टॉर्सनल कांस्टेंट। क्लियर रहेगा ना? अब यहां से जो चीज पूछता है आप निकाल सकते हो, फार्मूले के अकॉर्डिंग जो चीज पूछेगा आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आए? ये कौन सा टॉर्क है? अप्लाइड। ये कौन सा है? अप्लाइड टॉर्क। और इधर वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा है? रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क। समझ आ रही ना बात? एन नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन। ये जो कैपिटल एन है नंबर ऑफ टर्न्स है। आई क्या है? करंट। ए क्या है? एरिया। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। सी टॉर्सनल कांस्टेंट है, यहां पे लिखा हुआ। अच्छा यहां से देखो के क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही है ना? तो ऐसे ही सी क्या है? टॉर्क पर यूनिट एंगल। ठीक है? तो अगर 1 डिग्री एंगल चेंज कराने के लिए जो टॉर्क लगता है उसे सी बोलते हैं, तो थीटा डिग्री चेंज कराने के लिए कितना लगेगा? सी थीटा। ठीक। समझ आया बढ़िया से? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक और गैल्वेनोमीटर पढ़ना है हमें, टेंजेंशियल। कैसा? टेंजेंशियल। वो परसों की क्लास में आएगा। ठीक है? वैसे मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म तो हटा दिया, उसी से रिलेटेड है, पता नहीं पूछ दे, कोई भरोसा नहीं है। हाँ उसमें पूछा था। हाँ उससे क्या होता है? पूछ तो दिया ना, है कि नहीं? तो पढ़ा दूंगा, अर्थ मैग्नेटिज्म को छोड़ करके बाकी चीजें पढ़ा दूंगा। हो गया कि नहीं? तो अब इसमें से कोई ऐसा एक डाटा होगा जो पूछेगा आपसे, तो आप निकाल सकते हो। समझ आ रही ना बात? अप्लाइड टॉर्क बराबर होता है किसके? रीस्टोरिंग टॉर्क। अब हेडिंग डालिएगा करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? यहां से आप फार्मूला बताइएगा, थीटा डिवाइड बाई आई। क्या चीज? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिवाइड बाई करंट, क्या कहलाता है? करंट सेंसिटिविटी। तो थोड़ा सा फार्मूला आप अपनी कॉपी से देखिए, मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं, बोर्ड पे ही देखिए, यहां पे बोर्ड पे देखिएगा। थीटा और आई को इधर लेके चले जाओ, तो थीटा डिवाइड बाई आई हो जाएगा ना? थीटा डिवाइड बाई आई कितने के बराबर होगा? एन ए बी डिवाइड बाई सी। एन ए बी डिवाइड बाई सी, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? एन ए बी डिवाइड बाई सी। ये क्या कहलाता है? करंट सेंसिटिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिवाइड बाई करंट। अब आप देखिए, जैसे गैल्वेनोमीटर है ना, ये क्या करता है? करंट मेजर करता है। क्या मेजर करता है? करंट। तो अगर थोड़ी सी करंट देने पे ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है, तो ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा तो ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा बच्चा जो होता है उसको ऐसे हल्का सा चोट पहुंचा दो तो वो बड़ी तेज चिल्लाएगा, लेकिन एक बड़ा बच्चा होगा तो नहीं असर करता उसको ना, वो ऐसे झाड़ के सही कर लेगा। ठीक है? लेकिन अगर छोटा होगा तो वो क्या करता है? चिल्लाने लगता है। तो छोटा बच्चा क्या होता है? ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर कोई गैल्वेनोमीटर छोटी सी करंट पे ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन देता है, तो इसका मतलब वो क्या है? ज्यादा सेंसिटिव। और ज्यादा सेंसिटिव मतलब रीडिंग दूर, जैसे मान लेते हैं आपको गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, ऐसे दिया हुआ है और यहां पे ये नीडल है। ठीक है? तो थोड़ी सी करंट आई
ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, तो आप अच्छे से खोल के आंख पढ़ पाओगे ना। अब पता चला एकदम बगलिए में डिफ्लेक्शन हुआ, कैसे पढ़ पाओगे, है कि नहीं? तो उतना अच्छा नहीं होता, जो ज्यादा सेंसिटिव होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, समझ आए? और करंट सेंसिटिविटी कहते हैं किसे? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिवाइड बाई करंट। कर लीजिए। एक बात और देख लेते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या चीज? वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी आपके हिसाब से सेंसिटिविटी ना, आपके हिसाब से ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है करंट सेंसिटिविटी का, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या होना चाहिए? थीटा डिवाइड बाई क्या होगा? V ना, थीटा डिवाइड बाई क्या होगा? V होगा। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिवाइड बाई वोल्टेज क्या कहलाएगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हो, थीटा डिवाइड बाई V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो इसका ये पूरा पूरा फार्मूला कॉपी कर लीजिए, पूरा पूरा फार्मूला NAB डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? C इंटू R। ये क्या कहलाएगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक मिनट ध्यान से सुनना मेरी बात को, फिर उसके बाद लिखना, एक क्वेश्चन इस पे कराना है, बढ़िया से समझिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत, मतलब ये दो चीजें गैल्वेनोमीटर से जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो और इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज क्या है? NAB डिवाइड बाई C। बताइए, करंट सेंसिटिविटी क्या है? करंट सेंसिटिविटी। अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ टर्न पे। अगर कॉइल का टर्न बढ़ाओगे तो टर्न बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न, तो क्या बढ़ेगी? करंट सेंसिटिविटी। क्या बढ़ेगी? लेकिन करंट सेंसिटिविटी के साथ साथ ये जो R है ना, ये रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। तो अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स जितना गुना होगा, रेजिस्टेंस भी कितना गुना बढ़ेगा? उतने गुना बढ़ेगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रह जाएगी? सेम रह जाएगी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रह जाएगी? सेम। तो करंट सेंसिटिविटी में चेंज करा सकते हो, क्या चीज कांस्टेंट रख करके? वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट रख करके करंट सेंसिटिविटी में चेंज कराया जा सकता है। नहीं समझ आई बात? करंट सेंसिटिविटी चेंज करने का तरीका कौन सा अपना रहा हूं मैं? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा, नंबर ऑफ टर्न्स जितना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी उतना बढ़ेगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रह जाएगी? सेम, लेकिन करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो आप क्या कह सकते हो यहां पे एक स्टेटमेंट, करंट सेंसिटिविटी कैन बी चेंज्ड, करंट सेंसिटिविटी कैन बी चेंज्ड, can be changed without changing voltage sensitivity। विदाउट चेंजेस वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, इसको कर लीजिए। बताया तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे, तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो इतना हिस्सा जो इसके अंदर लिखा हुआ व्हाइट कलर के, वो क्या है? करंट सेंसिटिविटी। अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा उतना, क्योंकि वायर में ही तो रेजिस्टेंस है। तो जितना नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो कट के क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा जैसे पहले था। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी और करंट सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगी। इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं ना, एक मिनट। हो गया कि नहीं? हो गया। अगला देखिए, ये बताओ कौन सा आंसर होगा? नो चेंज ना, तो बस अच्छा तो पढ़ाया था।
अब आपको क्लियर हो गई ना बात कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को कांस्टेंट रख करके करंट सेंसिटिविटी को चेंज कराया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि आपने क्या किया था, इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल आर इंक्रीज टू द करंट सेंसिटिविटी बाय 50%। नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से करंट सेंसिटिविटी कितना चेंज करा दिया, 50%। तो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी पे फर्क ही नहीं पड़ता अगर नंबर ऑफ टर्न से क्या चेंज करा रहे हो, करंट सेंसिटिविटी। समझ गए? अगला देखिएगा, नेक्स्ट। इसको देखिए, एक मिनट रुको, ये करंट सेंसिटिविटी पे है क्वेश्चन। इसको देखो क्वेश्चन को, नंबर ऑफ टर्न्स आर इंक्रीज बाय 50%, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज बाय 50% एंड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज बाय 50%, 25%। फाइंड द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ना, करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या है? करंट सेंसिटिविटी क्या था? एन ए बी बाई सी, ये थी करंट सेंसिटिविटी। कह रहा है इसमें 50% किसको बढ़ाया है? नंबर ऑफ टर्न्स को। और मैग्नेटिक फील्ड को कितना घटाया है? 25%। तो इनिशियल करंट सेंसिटिविटी ये है, इनिशियल। अब फाइनल वाली देखिएगा, करंट सेंसिटिविटी फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने आपको कई दफा इस बात को बताया परसेंटेज वाले क्वेश्चन में कि अगर किसी चीज को बोलता है कि 40% बढ़ गया है कोई चीज, मान लेते हैं x था, x2 पहले क्या था? x1, और x1 जो है 40% बढ़ गया, तो 40% बढ़ के क्या बन जाएगा? x2। तो आप 40% बढ़ा हुआ कैसे लिखोगे? 1.4 लिखोगे। मतलब 1 से कितना एक्स्ट्रा? 0.4। ये 0.4 जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 40%। अगर आपको लिखना था P1 जो है वो बढ़ गया 25%, तो आप कैसे लिखोगे? चेंज होकर के क्या हो जाए? P2, और कितना लिखोगे? 1.25 ना। ये बढ़ने का तरीका हो गया। अगर मैं आपसे यही दो क्वेश्चन घटने का पूछता कि x1 40% घट गया है, तो आप यहां पे x1 लिखते और यहां पे क्या लिखते? x2 लिखते। अब 1 में से 0.4 क्या करोगे? माइनस करो। तो 0.4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.6 ना। और यही बात इसके लिए कहता, P1 25% घट गया तो आपका यहां क्या होता? P1, और यहां पे कितना लिखते आप? 0.75। 1 से कितना? 0.25, और ये कितना हो जाता? P2। लिखने का तरीका आप समझ गए ना? ये एरर में भी पढ़ा हूं, 2-3 जगह पढ़ा चुका हूं। अब आप देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स कितना बढ़ा? 50%। तो 50% बढ़ना मतलब क्या हो जाएगा? 1.5 टाइम्स ऑफ n ना। और इनटू एरिया, एरिया को कोई टच नहीं करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड कितना डिक्रीज हो गई? कितना? 25% डिक्रीज हो गई। डिक्रीज लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा? 0.75 इंटू कितना हो जाएगा? B ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? C। अच्छा, इसको गिनती वाले को एक साथ कर लो। 1.5 मतलब कितना होता है? 3/2, और 0.75 मतलब कितना होगा? अरे बाप रे बाप, मुबारक हो आप लोग को। ये होगा ना। और ये कितना हो जाएगा? MAB डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? C। ये क्या हो गई? करंट सेंसिटिविटी कौन सी? फाइनल। रेशियो पूछा है ना, रेशियो पूछा है तो आप दोनों को क्या कर लोगे? डिवाइड। तो CS इनिशियल डिवाइड बाई CS
फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये NAB डिवाइड बाई NABC कट जाएगा, बचेगा क्या, ये वाली चीज किधर चली जाएगी ऊपर, तो कितना हो जाएगा 8/9। बस आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं, ये लिख चुके क्या, लिख चुके ना। तो हमने गैल्वेनोमीटर निपटा दिया, ये क्वेश्चन आपको समझ आया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के। और एक क्वेश्चन सिंपल डाटा पे हो सकता है, तो आपको करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला आना चाहिए, बस उसमें पुट करो आंसर हो जाएगा। समझ आ रही ना बस। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं टॉर्क के ऊपर। इसको फटाफट करके बताइएगा आप, टॉर्क के ऊपर है ये। A rectangular coil of size 3 centimeter into 4 centimeter and having 100 tons. Number of tons कितने 100 is pivoted about z axis as shown in the figure. The coil carries the electric current 2 ampere and a magnetic field 1 Tesla is present along the y axis. Is present along the y axis. Magnetic field किसके along है, y axis के along, ऐसे ये वाली y axis है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और ये जो लूप है, ध्यान से सुनना, इसकी पिक्चर में थोड़ा सा समझा देता हूं। कॉइल जो है ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और ऐसे कौन है, एक्स है। ये जो लाइन ऐसे दिख रही है वो ऐसे है, ठीक है। अब देखो इस प्लेन में मान लेते हैं ऐसे था, ये कौन सा हो गया, ये कौन सी एक्सिस हो गई, वाई, और ये कौन सी हो गई, जेड, और इधर कौन सी हो गई, एक्स हो गई। अब समझिएगा कॉइल इस तरह से थी, ये Z वाला इंड क्या है, बधा हुआ, पाइवोटेड है, फिक्स है। अब कह रहा है फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इफ द साइड ऑफ XY प्लेन, इफ द साइड ऑफ XY प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द कौन सी एक्सिस, X एक्सिस। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये वाली कौन सी है, X हकीकत में ऐसे है ना, और ये कौन सा है, Y, और ये कौन सा है, Z है। तो पहले ऐसे थी ना कॉइल, इस तरह से लगी हुई थी ना, इधर Y और इधर X और इधर क्या है, Z है। अब कह रहा है ना इफ द साइड इन द XY प्लेन, कौन से प्लेन में, XY प्लेन वाली ये वाली साइड, ये वाली साइड अगर कितना एंगल बनाती है 30 डिग्री, किससे, X से। तो ये वाली लाइन X की है ना, तो ये X वाली लाइन में कॉइल है, इससे कितना डिग्री, देखो ये X है ना, ऐसे थी ना। अब देखो ये कितना डिग्री बनाए X से, 30 डिग्री। तो ये वाली साइड कितना एंगल बना रही, 30 डिग्री। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड किधर है, Y में। अगर ऐसे कॉइल थी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसी लाइन में था ना। अब अगर ये 30 घुमाओगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कितना घूम जाएगा, 30। तो फील्ड से एंगल कितना हो गया, 30। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। आपसे क्या पूछा है, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, MB, अच्छा MB साइन 30। अच्छा M कितने के बराबर होता है, MIA साइन 30 की वैल्यू 1/2। सब कुछ दिया हुआ है, N की वैल्यू कितना दी हुई है 100, करंट कितना 2, एरिया कितना हो जाएगा 12, लेकिन दोनों सेंटीमीटर में, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 कितना हो जाएगा 10 की पावर -4। और मैग्नेटिक फील्ड कितना टेस्ला 1, और कितना हो जाएगा 1/2। बस आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको करो, 1 मिनट देखो इधर, ओए इधर देखो, एक क्लोजली वाउंड सोलेनाइड of 2000 tons and area of cross section 1.5 into 10 to the power -4 meter square carries a current of 2 ampere
it is suspended through its center and perpendicular to its length ना। एक सोलेनाइड है, स्प्रिंग है, वो ऐसे धागे से लटका दी गई है, ठीक है, allowing it to turn in a horizontal plane in uniform magnetic field, इतना टेस्ला मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। सीधा एंगल दे दिया आपको, बहुत परेशान भी नहीं होना है। ये सोलेनाइड है ना, ये सोलेनाइड है, ऐसे धागे से लटका दिया फ्रीली ना, धागे से लटका दिया, हॉरिजॉन्टली ये रोटेट कर सकता है। कैसे? हॉरिजॉन्टली ऐसे रोटेट कर सकता है। अब कह रहा है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही? 30 डिग्री। तो ये हो गई फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री, ठीक है, कॉइल से। अब कह रहा है, समझ पा रहे हो ना? अच्छा, कॉइल ये वाली लाइन से एंगल क्यों लिया 30? आपको पता है ना, कॉइल में करंट ऐसे घूमेगी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये इधर होगा ना। अगर करंट ऐसे घूमेगी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ये लाइन है, और ये किसकी लाइन है? मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमें एंगल किस टॉर्क में किसके बीच में चाहिए होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के। तो चलिए, अब कह रहा है 30 डिग्री द टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड। टॉर्क पूछ रहा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एम बी साइन थीटा। कितना दिया हुआ है? 30। अच्छा, एम कितने के बराबर होगा? एन आई ए बी, और साइन 30 की वैल्यू 2। एन कितना दिया हुआ है? 2000, और करंट कितना दी हुई है? 2 एम्पियर। एरिया 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4, और मैग्नेटिक फील्ड कितना टेस्ला? 5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई कितना? 2। 2 से 2, बाकी सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। अभी इस पे और क्वेश्चन कराऊंगा मैं, टॉर्क के ऊपर और एनर्जी के ऊपर, लेकिन अभी जब इसको कॉइल को बदल लेंगे डाइपोल में। अगला देखो, हेडिंग डालिएगा। देखो, वेलोसिटी फिल्टर, ठीक है, बढ़िया से समझिएगा। एक बात यहाँ पे सिखानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस तरह से। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? ऊपर। कितना एंगल है? 90 डिग्री। कितना एंगल है? 90 डिग्री। अब हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कैसे पार्टिकल है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंट्री करते हैं ना। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और वेलोसिटी ऐसे। कितना एंगल बन रहा है तीनों के बीच? तीनों के बीच। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर हो, तीनों कैसी हो? परपेंडिकुलर हो, तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि पार्टिकल का पाथ कैसा हो सकता है? लीनियर, स्ट्रेट लाइन। तो क्या स्ट्रेट लाइन के अलावा दूसरा भी पाथ पॉसिबल है? तो हाँ है, वो भी देखना पड़ेगा हमें। समझ आ रही ना बात? इस कंडीशन में हो सकता है, होगा ही, इस बात की गारंटी नहीं है। समझ आ रही ना बात? अब देखिए कैसा हो सकता है वो समझिएगा। इसी टॉपिक का नाम क्या है? वेलोसिटी फिल्टर।
यहां से चार्ज पार्टिकल गन की तरीके से निकलेगा। कैसा? गन की तरीके से। अच्छा, इसमें जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक फार्मूला डिराइव कराया था, E इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है? V B के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? V के बराबर। और ये आता कहां से है? ये आता है इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर किसके? मैग्नेटिक फोर्स। इसी को सॉल्व किया था तब जाकर के ये आया था। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बार मैग्नेटिक फील्ड B, ये दोनों आपने डिसाइड कर दिया तो वेलोसिटी की वैल्यू अपने आप डिसाइड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और रखने के बाद आ गई कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, आप पूरा बता देते हैं, ये कितना है? 10 और ये कितना है? 5, तो कितना आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से जो पार्टिकल आएंगे चार्ज ना, अलग अलग वेलोसिटी के आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 2 से आए। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है? 10, और वेलोसिटी कितने के बराबर है? 2, और मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर? 5, दोनों तरफ बराबर है ना। तो जब ऐसा होगा तो पार्टिकल जानते हैं कैसा चला जाएगा? सीधा चला जाएगा। कैसा चला जाएगा? स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। जब वेलोसिटी कितनी होगी? 2 की होगी। कितने की होगी? 2 की। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितने की होगी? 10 और 5 की। तो पार्टिकल को अगर स्ट्रेट लाइन चलना है तो वेलोसिटी कितना रखना होगा? 2। अगर 2 से ज्यादा हो गई तब? यहां से जो पार्टिकल आ रहा है इस पे तो आप रोक नहीं लगा सकते ना। अगर ये ज्यादा का पार्टिकल आ गया तब क्या होगा? ज्यादा वेलोसिटी का, 2 से ज्यादा, तो ये वाला ज्यादा हो जाएगा ना। कौन सा फोर्स ज्यादा हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स ज्यादा हो जाएगा? मैग्नेटिक। अब देखिए, किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। और मैग्नेटिक फोर्स अगर देखना है तो वेलोसिटी इधर, फील्ड इधर, मैग्नेटिक फोर्स किधर? नीचे। अच्छा, कौन ताकतवर ज्यादा होगा बताइए? कौन फोर्स? अब बराबर नहीं है ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा। इलेक्ट्रिक फोर्स कम पड़ जाएगा, इसलिए चार्ज पार्टिकल ऐसे मुड़ जाएगा, इस तरह से। समझ आ रही ना बात? और अगर ये वेलोसिटी 2 से कम हो जाए तब तो कौन सा ज्यादा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक वाला ज्यादा हो जाएगा, और ये इस तरह से चला जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो ये पाथ कैसा है? पैराबोला। कैसा है? पैराबोला। ये पाथ कैसा है? पैराबोला। और इसी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी फिल्टर। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो 2 मीटर वाला था वो कैसा चला गया? सीधा। 2 से कम वाले किधर चले गए? ऊपर। और 2 से ज्यादा वाले किधर चले गए? नीचे। तो आपने फिल्टर नहीं कर लिया 2 मीटर पर सेकंड वाला। समझ आ रही ना बात? तो इसी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी फिल्टर। अच्छा, तीनों किसमें है? परपेंडिकुलर में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इनका पाथ कैसा हो सकता है? पैराबोलिक भी हो सकता है। डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। क्लियर रहेगा ना? चलिए, हेडिंग डालिएगा पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ लिख देते हैं भैया, क्या फायदा 3 बार बोल के। हैं? हाँ, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास एक कॉइल है इस तरह से, इस तरह से कॉइल है ना, बढ़िया से समझिएगा। डॉटेड मतलब ये हिस्सा किधर है? पीछे। और ये वाला किधर है? सामने। तो करंट ऐसे बह रही है ना। तो अगर ऐसा होता है किसी वायर के थ्रू करंट ऐसे बहती है ना, और लूप हो, तो ये कैसा बिहेव करती है? डाइपोल के जैसा। तो करंट ऐसे बह रही है, अंगूठा इधर आ रहा है, तो अंगूठा इधर आ रहा है, तो इधर की तरफ कौन सा पोल होगा? नॉर्थ। और इधर की तरफ कौन सा होगा? साउथ।
ना। तो कहते हैं कि इसको हटा करके एक बार मैग्नेट माना जा सकता है इसकी जगह पे, इक्विवेलेंट। तो इसको बार मैग्नेट अगर मान लोगे, क्या मान लोगे, बार मैग्नेट, तो इधर क्या हो जाएगा, साउथ, और इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। और नॉर्थ वाले को कैसा चार्ज बोलते हो, प्लस एम, और साउथ वाले को कैसा बोलते हो, माइनस एम। और डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ, समझ आए। तो इस कॉइल की जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हो किसको, एक बार मैग्नेट को। और मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल। कैसा है, हाइपोथेटिकल। और अब हमें पढ़ना है तो पढ़ना है इसके बारे में, जबकि है नहीं, समझ आए। तो अब देखिएगा, इसकी जगह पे हटा दिए, तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता था, कॉइल के लिए कितना होता था, करंट इनटू एरिया, यही होता था ना, करंट इनटू एरिया। अच्छा, इसके लिए आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है, दोनों में से एक चार्ज इनटू लेंथ, याद है ना, इलेक्ट्रिक वाला, दोनों में से एक चार्ज कितने के बराबर, m इनटू दोनों पोल के बीच की लेंथ। तो m इज, यहां से आप देखोगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू एरिया डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, L ना। तो एक बात यहां से समझ आ रही है, ये वाली चीज m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, m क्या है, पोल स्ट्रेंथ। ये जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया के। पोल स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के। ये जो पोल स्ट्रेंथ होती है m, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एरिया के। पहला कॉन्सेप्ट समझ आ रही ना भाई, पोल स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के। क्लियर रहेगा ना। तो पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के। अब आप देखिए, आपका ये जो चार्ज निकला है इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक चार्ज, या क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ। और ये मैग्नेटिक चार्ज पूरी तरह से कैसा कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। क्लियर रहेगा ना। एक मिनट रुको, अगर ऐसे नंबर ऑफ कॉइल होती, नंबर ऑफ कॉइल ना, और इसके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कितने के बराबर है, d के बराबर ना। अच्छा, एक कॉइल का रिप्लेसमेंट आपने सीख लिया, कितने कॉइल का, एक कॉइल का रिप्लेसमेंट आपने सीख लिया। एक कॉइल की जगह पे क्या मान सकते हो, एक मैग्नेट। तो ऐसे हर कॉइल की जगह पे एक एक मैग्नेट होगा ना। तो जैसे मान लेते हैं यही कॉइल है जो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न में बदली है, तो इधर की तरफ क्या होगा, साउथ, एक कॉइल की जगह पे, और इधर की तरफ क्या होगा, साउथ, इधर की तरफ क्या होगा, नॉर्थ। ऐसे हर कॉइल की जगह पे एक एक मैग्नेट आएगा ना। तो इधर लास्ट वाले में क्या आएगा, इधर साउथ, और इधर क्या आएगा, नॉर्थ। तो ऐसे मत करिए, ओवरऑल ले लीजिए ना, इधर क्या होगा, साउथ, और इधर क्या होगा, नॉर्थ। समझ आ रही ना। तो इधर साउथ हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। और इसके बीच की डिस्टेंस कितना, d। अच्छा, इस साउथ को क्या बोलते हो, -m, और नॉर्थ को क्या बोलते हो, +m। अब इसके अकॉर्डिंग जाएंगे, सबसे पहले इसका डाइपोल मोमेंट लिखिए, कितने के बराबर होगा, m इंटू डी ना, m इंटू डी। ये डाइपोल मोमेंट ये पूरे मैग्नेट का है ना, तो पूरे मैग्नेट का है। अब इसके सोलेनॉइड के लिए लिखिए, एक कॉइल के लिए क्या होता है, करंट इंटू एरिया। तो कितनी कॉइल है, n, तो n से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब यहां से पोल स्ट्रेंथ कितने के बराबर आएगी, m इज इक्वल टू कितने के बराबर आएगा, कितने के बराबर, n i a डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, d। अगर नंबर ऑफ टर्न एक है तो यहां पे कितना हो जाएगा, एक। समझ गए ना, कर लीजिए इसको। यहां तक क्लियर है ना। अब अगली चीज देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब मैं ये कह रहा हूं, अच्छा ये वाली चीज किसका डाइपोल मोमेंट है, ये किसका है, बार मैग्नेट। मतलब जो आपने एज्यूम किया ना, ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m इंटू एल। सुनना ध्यान से, एक तगड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये बार मैग्नेट का क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब अगली चीज सुनिएगा, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के। अच्छा, ये एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के।
इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो अब ये बात याद रहेगी, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया। तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? वॉल्यूम के। अब देखिएगा कटिंग हम सीखते हैं, कटिंग ऑफ डाइपोल। तो यहां तक क्लियर है ना? हमने क्या पढ़ा? बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के ना। और एक चीज ये भी क्लियर है ना, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है बार मैग्नेट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एरिया के। तो ये जो स्मॉल एम है ना, ये क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। और ये कैपिटल एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। ये आपकी हेडिंग है, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट। इन्हीं दोनों से हो जाएगा ये। मान लेते हैं हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक। ये बार मैग्नेट है, इसका ये क्या हो गया? साउथ, और ये क्या हो गया? नॉर्थ, ठीक है। अब हमने इसको कट किया इस तरह से, ध्यान से समझिएगा, इस तरह से कट किया, एकदम बीचों बीच एक्सिस से कट किया ना। अब क्या होगा? जैसे मान लेते हैं ये जो मोबाइल है थोड़ा सा और मोटी होती तो ज्यादा अच्छा दिखता, ठीक है, ऐसे मोटाई होती। तो ये आपका बार मैग्नेट है। क्या है आपका? बार मैग्नेट। अब आपने क्या किया? ऐसे मान लेते हैं ये ऐसे, इसकी मोटाई और ज्यादा है ना, ये आपका बार मैग्नेट। आपने क्या किया? यहां आधे से कट किया। कहां से कट किया? आधे से ना। तो आधे से कट करोगे, ये टोटल एरिया रहा होगा। ये क्या रहा होगा? टोटल एरिया। तो उसमें से आधा कट कर दिया तो आधा ऐसे सेपरेट हो जाएगा ना, ये आधा हो जाएगा ऐसे और ये आधा हो जाएगा ऐसे ना। अच्छा, लेंथ चेंज हुई? लेंथ तो वही है, जो एल पहले थी वही लेंथ है, दोनों टुकड़े की लेंथ तो वही है। लेकिन आपने पढ़ा है पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एरिया के ना। तो ये जो पोल, अच्छा साउथ को क्या बोलते हो? -m, और नॉर्थ को क्या बोलते हो? +m। ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ। तो अगर एरिया आधा होगा तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? आधी। पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? आधी। तो पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगी? -m/2, और इधर क्या हो जाएगी? +m/2। तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई? आधी। तो पोल स्ट्रेंथ आधी। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई? आधी। तो पोल स्ट्रेंथ आधी होने की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। अब देखिए इसी डाइपोल को ऐसे कट करो ना, तो ऐसे कट करोगे तो दो टुकड़ा हो जाएगा, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये हो जाएगा और एक टुकड़ा ये हो जाएगा ना। दो टुकड़ा हो गया, इसको कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या होता है कि इसकी इस बार क्या चीज आधी हो गई? लेंथ आधी हो गई। पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? एरिया पे। तो एरिया जो बार मैग्नेट का था यहां, मतलब ये वाला हिस्सा जो है ना, पिछला हिस्सा, ये एरिया अभी भी वैसे है, ऐसे कट किया है ना। तो एरिया तो जो बार मैग्नेट का है वो है ही है, तो एरिया क्या रहेगा? सेम। लेंथ क्या हो जाएगी? आधी। अच्छा, एरिया अगर सेम रहेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो एरिया अगर सेम है तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, लेंथ क्या हो जाएगी? आधी। लेंथ आधी होने की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा। जैसे इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका भी कितना हो गया था? एक का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात? तो एक्सिस से ऐसे कट किया तो पोल स्ट्रेंथ आधी होने की वजह से क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आधा हो गया। और जब ऐसे कट किया तो लेंथ आधी होने की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? आधा आधा हो गया। समझ आ रही ना बात? अब अगर आपने ऐसे कट कर दिया, आपका दिल चाहा इसी मैग्नेट को, आपने इसी बार मैग्नेट को ऐसे कट कर दिया, तब अब ऐसे कट करने पे थोड़ा सा दिक्कत होगी कि पोल स्ट्रेंथ को आधा करें कि लेंथ को क्या करें ना।
अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया काम करेगा। ये वाला जब ऐसे कट करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आधा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे। तो अगर वॉल्यूम आधा हो जाएगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। समझ? अच्छा, ऐसे कट करोगे तब भी वॉल्यूम क्या हुआ, आधा। तो सीधा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या कह सकते हो, आधा हो गया। और ऐसे कट करोगे, ऐसे कट करोगे तब भी वॉल्यूम क्या हुआ, आधा। तो वॉल्यूम आधा होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, आधा। तो ये वाला मेरे ख्याल से और अच्छा है देखने में, लेकिन थोड़ा सा जानकारी रखिएगा कि ऐसे कट करने पे क्या आधा होता है, पोल स्ट्रेंथ। और ऐसे कट करने पे पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आधा होता है, लेंथ। क्या आधा होता है, लेंथ। ऐसे कट करोगे तो क्या आधा होगा, पोल स्ट्रेंथ। ऐसे आधे से कट करोगे तो क्या आधा होगा, लेंथ आधा होगा। क्या आधा होगा, लेंथ। तो थोड़ा सा जानकारी रखिएगा, अदरवाइज सबसे बेहतर है इससे देखना ना। अगर वॉल्यूम आधा हो रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आधा, अगर वॉल्यूम 1/3 हो रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 1/3, अगर 3 टुकड़ा करोगे बराबर बराबर। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो बाकी इससे आगे देखेंगे कल। थैंक यू सो मच।